नमस्कार, यूएसएन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। 1 मई को या 2 मई को हम कहेंगे कि एक बहुत दुखद दिन था इंडियन आर्मी फोर्सेस के लिए, सीआरपीएफ के लिए और पुलिस ऑफ जे.एंड.के के लिए, क्योंकि इस दिन 5 हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो जवान शहीद हुए और इस चक्कर में वो हमेशा के लिए देश के लिए मर मिटे हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि ये कैसे हुआ। स्टोरी अगर आपको मालूम है तो उत्तर कश्मीर के कुपवारा ज़िले के हंदवारा नाम के एक इलाके में कुछ आतंकवादियों ने, मेरे ख्याल से 4 थे, और इन चारों आतंकवादियों ने मिलकर उस एरिया के लोगों को अपना बंदी बना लिया था। मिलिट्री को, आर्मी को जैसी खबर लगी तो उन्होंने एक रेस्क्यू टीम ऑपरेट किया और बाद में चारों तरफ से उनको घेर के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए दो मिलिटेंट्स तो भाग खड़े हुए, लेकिन 2 मिले और उन्हें मारा गया। इस चक्कर में क्रॉस फायरिंग में हमारे 5 मेजर हीरे ये शहीद हो गए। उनमें से कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, नायक राजेश और लांस नायक दिनेश को शहीद हुए। अलावा इसके जे.एंड.के पुलिस के एक स्पेशल पुलिस फोर्स के सब इंस्पेक्टर शकील काजी भी शहीद हो गए। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन इसके लिए आज हमने बुलाया मेजर जनरल अनिल बाम, जो कि सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल के धारक तो है ही। अलावा इसके इंडियन मिलिट्री एकेडमी में इन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में 7 जून 1980 को ये इंडक्ट हुए और उसके बाद एक से एक बड़े ओहदे पर रहे और वहाँ उन्होंने नाम कमाया। मैं ये भी बता दूँ कि मेजर जनरल अनिल बाम जो है ये करीब सभी जो मेजर वॉर्स हुए हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस उसमें शरीक हुए हैं और आज उन्होंने अपनी एक मुकाम बना रखी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और मैं जानना चाहता हूँ कि सर ये जरा दुखद प्रसंग है इसीलिए क्योंकि उससे 2 दिन पहले, मई 2 से पहले 2 फिल्म एक्टर्स इरफान खान और ऋषि कपूर का देहांत हुआ, लेकिन उसको जितनी उस न्यूज़ को जितनी तवज्जो दी गई है उतने मिलिट्री ऑपरेशंस के हीरोज़ को तवज्जो नहीं मिली। मतलब अगर मेंशन किया भी है तो बहुत कम एज़ कम्पेयर टू फिल्म स्टार्स। मतलब रियल लाइफ हावी हो गया रियल लाइफ हीरोज़ पर। तो क्या कहेंगे सर इस पर? शर्मा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो प्रसिद्धि या जो पब्लिसिटी मिलता है एक फिल्म स्टार को बनिस्बत एक फौजी को, इसमें बहुत फ़र्क है जी। शायद फिल्म स्टार रोज पर्दे पर नजर आता है, उसकी लार्ज फैन फॉलोइंग है, लेकिन एक फौजी के लिए अपनी ड्यूटी, अपना जिम्मा, अपना अधिकार, ये उतने ही मायने रखते हैं जितना देश मायने रखता है जी। तो मैं एज अ फौजी मैं सोचता हूँ कि अगर पब्लिसिटी नहीं मिली तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है, हम ये करना चाहेंगे और निरंतर करते रहेंगे। फिल्म स्टार को पब्लिसिटी मिलती है, उनका वो सब्जेक्ट है, उनका वो विषय है, वो चाहते हैं कि हमेशा लाइमलाइट में रहें। हम चाहते हैं कि हम अपना ड्यूटी करें, लाइमलाइट को परे रखें और निरंतर अपने देश की सेवा करें। जी, बहुत ऊंचे विचार है सर आपके और एक फ़ौजी का यही विचार होना चाहिए। आपको तो मैं सैल्यूट करता ही करता हूं, लेकिन जो 5 शहीद हुए हैं उनके लिए भी यूसीएन की तरफ से एक कड़क सैल्यूट मारता हूं। और सर ये मैं जानना चाहता था कि आप वेरियस पोजीशंस पे, कभी आप सिकंदराबाद में कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट के हेड रहे हैं या फिर बाद में रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी या स्कूल ऑफ आर्टिलरी के आप इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं, अनेक इंपॉर्टेंट पोस्ट आपने संभाला है। तो व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस कि आर्मी हमारी किस पोजीशन पर आती है सर इंटरनेशनल लेवल पर? इंडियन आर्म फोर्सेस या इंडियन आर्मी पर से एक बहुत ऊंचे दर्जे की है। जब भी कंपैरिजन हुआ है किसी भी राष्ट्र के साथ, आर्मी इंटर आर्मी या इंट्रा आर्मी कंपैरिजन करते हैं तो पाया गया है कि इंडियन आर्मी हमेशा टॉप लेवल पे आती है। जैसे आपने पूछा अभी कि जब कंपैरिजन करते हैं तो कैसे आता है, एक कैम्ब्रियन पेट्रोल नाम का एक्सरसाइज होता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जहाँ पर कि एक प्लाटून लेवल का टैक्टिक्स किया जाता है। और मुझे बहुत गर्व है कि इंडियन आर्मी पिछले तकरीबन 8 सालों से कैम्ब्रियन पेट्रोल का गोल्ड मेडल लेके आ रही है। अच्छा। जिसमें हमारे यंग ऑफिसर एक कैप्टन लेवल या यंग मेजर होता है और एक प्लाटून स्ट्रेंथ मतलब तकरीबन 36 जवान हिस्सा लेते हैं अलग अलग ओहदे के। और ये ग्रोलिंग टेस्ट होता है तकरीबन 10 दिन का, ग्रेट, जिसमें हर इंटरनेशनल टास्क फोर्स के जवान और ऑफिसर्स आते हैं। और पर मुझे गर्व है कि हिंदुस्तान आर्मी हमेशा
टॉप लेवल में आए, एक गोल्ड मेडलिस्ट, गोल्ड मेडल लेके आते जी, हैं जी। हमेशा। वो एंड पिछले 5 साल में। वी आर प्राउड ऑफ इट सर, कि कम से कम Thank हर you so भारतीय को much. प्राउड होना चाहिए इस बात को मैं लेकर। एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ले में जब मैं डिप्लॉयड था, हाँ। तो हम लोग ने एक यूएस आर्म फोर्सेस के साथ जॉइंट एक्सरसाइज किया था, जिसमें कि पैरा ड्रॉप करना था इंडियन आर्मी पैरा ट्रूपर्स को और अमेरिकन पैरा ट्रूपर्स को। तो जब उनको फेमिलाइजेशन के लिए हवा में ऊपर लेके गए और जब उन्होंने टेरेन देखा नीचे, जो कि बहुत खड़तर है और लेह लद्दाख का इलाका बहुत कठिन है, पहाड़ी इलाका, बहुत पहाड़ी और बहुत कठिन है, शार्प एजेस हैं उसमें, तो शक्लें देखने के लायक थी, बिकॉज मैं खुद उस जहाज में था क्योंकि मैं कंडक्ट कर रहा था। और वो अंग्रेज यूएस आर्मी की जो इतने बड़े बड़े लगते हैं, बड़े बड़े उनके डोले बने हुए हैं, डर के मारे बोल रहे थे हम नहीं जंप करेंगे यहाँ। धब्बा है सर ये मिलिट्री बिल्कुल। जब हम सर्विसेज वापस आए, हाँ, दोबारा ऊपर लेके गए, पहले इंडियन पैराट्रूपर्स ने जंप किया, हाँ, वापस आए, फिर पिकअप किया, फिर दोनों को लेके गए, फिर इंडियन पैराट्रूपर्स के बाद उन्होंने जंप किया। मैं बताना चाहता हूँ जो जज्बा, ये प्रैक्टिकल बात है, जो हौसला भारतीय फौज में है, वो शायद कहीं पर भी नहीं। कहीं नहीं, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट सर। थैंक यू सर। सर, आपने जैसे मैंने कहा अलग अलग पोस्ट संभाले और मेजर पोस्ट से आपने जो संभाला है, तो क्या वजह हो सकती है कि 3 दशक हो गए कश्मीर में आतंकवादी को सक्रिय होकर, लेकिन आज तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं आया है सामने? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आतंकवाद या इंसर्जेंसी एक ऐसी चीज है जो पनपती है लोकल सपोर्ट से, और ये बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल्स है वर्ल्ड इंसर्जेंसी में जहाँ पर कि कभी भी कोई आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हुआ है। मुझे 2 वाक़े याद आते हैं या 2 एग्जाम्पल याद आते हैं। एक तो है LTTE का, जो कि ऑलमोस्ट इनहाइलेट कर दिया था श्रीलंकन आर्म फोर्सेस ने, और अगेन श्रीलंका के अंदर ही एक JVP थी, जनता विमुक्त पेरमुना, जिसको भी उन्होंने खत्म किया है। एक इंसर्जेंसी अलग अलग स्टेज से बढ़ती है, और जो इंसर्जेंसी आज JNK में हो रही है वो फाइनल स्टेज पे है, जबकि वो इंसर्जेंट्स आतंकवादी हिम्मत करते हैं आर्म फोर्सेस के ऊपर अटैक करने के लिए। ये लास्ट स्टेज है। इसका थोड़ा जेनेसिस देखा जाए तो 1987 में जब इलेक्शंस हुए थे, और परसीव्ड JNK जनता का विचार है कि उसमें काफ़ी हद तक उस इलेक्शन में धांधली हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे जब अवेकनिंग शुरू हुआ तो उन्हें लगा कि हम लोग इस धरती या इस हिंदुस्तान के साथ रहने के लायक नहीं हैं। अच्छा। 89 के बाद पाकिस्तान ने इसके अंदर बहुत सक्रिय तरीके से हिस्सा लेना शुरू कर दिया। पाकिस्तान का मॉरल सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट तो हमेशा था, बट 89 के बाद JKLF को अलग करते हुए उन्होंने हिस्सा शामिल किया और डायरेक्ट इंटरवेंशन किया। किसी भी इंसर्जेंट्स को पैसा, हथियार, गोला बारूद बहुत ज़रूरी है। अगर ये सप्लाई चलता रहेगा तो इंसर्जेंट चलती रहेगी। और आज की तारीख में JNK में ऐसा हिसाब है, ये एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। अच्छा। कि पैसा मिलता रहेगा जब तक है, उसके बाद खत्म हो जाओ, शायद फैमिली को कुछ फैमिली मेंबर्स को। उसका कोई मकसद नहीं है, मकसद सिर्फ दिखाना है। और पाकिस्तान चाहता है, 1971 वॉर के बाद उनका एक ध्येय वाक्य है पाकिस्तान का, दैट इंशाअल्लाह बदला लेंगे। आज भी वहाँ पे जब शाम को रोल कॉल होता है तो ये कहा जाता है, मतलब एक टैग लाइन है उनके लिए, टैग लाइन है कि इंशाअल्लाह बदला लेंगे। और उस समय 89 में उनके आर्मी चीफ ने कहा था, वी विल ब्लीड इंडिया टू 1000 डेथ्स। क्योंकि डायरेक्ट इंटरवेंशन करके, कन्वेंशनल ऑपरेशंस करके पाकिस्तान कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान आर्मी या आर्म फोर्सेस उसको कभी का कभी खत्म कर देंगे। अच्छा। तो वो चाहते हैं कि अनकन्वेंशनल वॉरफेयर करते हुए इंसर्जेंसी को बढ़ावा दिया जाए। इंसर्जेंसी पनपती तभी है जब टेरेन कंडीसिव है, लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट है, एडिक्वेट पैसा है, हथियार है, गोला बारूद है। फिलहाल की तारीख में ये सब उनको सप्लाई हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से। अच्छा। तो कुछ दिन चंद एक लगेंगे, कुछ साल लगेंगे, ये चलेगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वो सुनहरा दिन भी आएगा जब JNK शांत होगा। जी जी सर, आपने टेरेन की बात की। कश्मीर एक बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन है, और यहाँ की ज्योग्राफी को देखते हुए वो किस तरह उनको अपने एडवांटेज की तरफ कन्वर्ट कर लेते हैं इसको? एब्सोल्युटली। JNK की टेरेन ऐसा है जो कि कंडीसिव है फॉर लुपा छुपी या गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए, क्योंकि इतने क्रेविसेस हैं, इतने एरियाज हैं जहाँ पर कि ऑब्जर्वेशन नहीं है।
आप कई चीज लगा सकते हैं ऑब्जर्वेशन करने के लिए, बट फिर भी आपको ऐसी जगह मिलेंगे जो कि डेड ग्राउंड है, जहाँ पे निकल नहीं सकते हैं। हिंदुस्तान ने बहुत तरीके से बॉर्डर को सील किया है। बेस्ट तरीका होता है कि हर एक इंच के ऊपर एक हिंदुस्तानी जवान डिप्लॉय हो। इतनी नफरी हिंदुस्तान फौज में नहीं है, और इतना डिप्लॉय भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ JNK ही एक हिस्सा नहीं है। What must be the area, sir, lengthwise अगर? The total area of JNK which is occupied is 2.2 lakh square kilometers. Oh God. बट अनफॉर्चुनेटली जैसा आप कह रहे हैं, हम टेरेन में दोबारा आएंगे, तकरीबन 50% अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और जो एरिया उन्होंने एक्सीड किया हुआ है चाइना के पास अक्षय चिन्ह में और ईस्टर्न लद्दाख के ईस्ट साइड में। टेरेन कंडीसिव होने की वजह से और कंडीशंस ऑफ वेदर इतने सपोर्टिव है, आप देखते हैं कि जो समर मंथ्स हैं इसमें हरकत ज़्यादा क्यों होती है, गतिविधियां बढ़ती हैं, क्योंकि बर्फ़ पिघलती है। बर्फ़ पिघलने के बाद पासेस खुलते हैं जिसमें कि हरकत करने के लिए कंडीसिव एरियाज होते हैं जहाँ पर कि इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं, और एक छोटी टुकड़ी 2-3 के अंदर इन्फिल्ट्रेट करना आसान है। लेकिन पिछले चंद 5 या 8 साल तक हमने देखा है कि हमारे जो सर्वेलेंस इक्विपमेंट है और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस अवेलेबल है ऑन बॉर्डर पोस्ट, हम लोगों ने कई इन्फिल्ट्रेटर्स को इन्फिल्ट्रेट करने से पहले चुन कर मारा हुआ है। क्योंकि एक्चुअली टीवी के ऊपर नजर आता है, कंसोल के ऊपर, कि कौन इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, और स्नाइपर से ईच इंडिविजुअल को पिकअप किया जा सकता है और उसको वहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब वो क्षमता इंडियन मिलिट्री में है, इंडियन आर्मी बिल्कुल है। जी सर, बॉर्डर की बात की आपने, तो बॉर्डर में कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते रहते हैं, आए दिन हम देख रहे हैं शेलिंग हो रहा है, कभी इधर से कभी उधर से, तो इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है टू सम कंक्लूसिव एंड? क्वाइट राइट। मैं कह सकता हूँ, बिकॉज मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, मैं एक कमांडिंग ऑफिसर रह चुका हूँ कारगिल सेक्टर में, मैं एक ब्रिगेड कमांडर रह चुका हूँ, पूरा आर्टिलरी ब्रिगेड मेरा अंडर में था। उन दिनों में सीज फायर नहीं था, अभी तो सीज फायर लागू किया हुआ है कुछ साल से, लेकिन सीज फायर को भी वायलेट किया जाता है। बट ऑफिशियली सीज फायर है। लाइन ऑफ कंट्रोल और चाइना की तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, थोड़ा फर्क है दोनों में। लाइन ऑफ कंट्रोल में सिस्टम ये होता है कि जो इलाका आप ऑक्यूपाई करेंगे वो आपका है। अगर हिंदुस्तान ने कोई इलाका ऑक्यूपाई कर लिया वो अपना है, अगर दुश्मन ने कोई इलाका ऑक्यूपाई कर लिया तो उसका है। बट बहुत गर्व की बात है कि आज तक कभी भी पाकिस्तान ने जरूरत नहीं की ऑक्यूपाई करने की। जो कारगिल में हुआ वो एक अलग कहानी है, लेकिन जब लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग होता है या उल्लंघन होता है आज की तारीख में सीज फायर, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था उस समय लोअर लेवल तक हम लोगों को परमिशन था फायर खोलने का। अच्छा, तो मुझे किसी को रेफरेंस नहीं करना पड़ता था, चंद एक लिमिट तक। अगर मैं एस्केलेट करना चाहता हूँ हथियार तो फिर मुझे परमिशन लेना पड़ता था, लेकिन वो परमिशन भी अवेलेबल था एट द लोकल रिसोर्स। मतलब मेरा ब्रिगेड कमांडर या मेरा डिव कमांडर मुझे परमिशन दे सकता था। राइट। स्मॉल आर्म्स फायर करने में मुझे किसी का परमिशन नहीं चाहिए होता, मैं ओन इनिशिएटिव पे दुश्मन को खदेड़ सकता हूँ, गिरा सकता हूँ, मार सकता हूँ। हिंदुस्तान आर्मी अपनी तरफ से कभी भी सीज फायर वायलेशन नहीं करती है। हम चाहते हैं हमारे बेसिक टेनेट्स जो है वो नॉन वायलेंस है सर। एब्सोल्युटली, हमारा बेसिक, जैसे आपने कहा, टेनेट ही नॉन वायलेंस है। हमारा वजूद नॉन वायलेंस के ऊपर है। हम चाहते हैं शांति हो, पूरे सद्भाव से रहा जाए, पर अगर कोई छेड़ना चाहता है तो फिर जवाब तो मिलेगा, देना ही है। और सर, जैसे आपने बॉर्डर की बात कही, अभी एक अच्छी बात कही आपने कि यू हैव सर्टेन पावर्स अप टू योरसेल्फ। कोऑर्डिनेशन की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, या फिर बाद में डिमार्केशन की बात करें, हाउ डू दीज फैक्टर्स हेल्प? वेरी गुड क्वेश्चन। दे हेल्प एक्सट्रीमली, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे बॉर्डर फेंसिंग जब बनाया था तो बॉर्डर फेंसिंग के अंदर देखा गया था इट्स अ वेरी टीडियस जॉब। हर एक इंच को बॉर्डर में फेंस करके उसको डिप्लॉय करना। सिर्फ बॉर्डर फेंस करने से काम नहीं चलता। जब तक उसका पेट्रोलिंग ना करो, उसका अंडर सर्वेलेंस ना रखो, तो कोई फायदा नहीं। अगर किसी जगह पे बॉर्डर फेंस काट के दुश्मन इन्फिल्ट्रेट करेगा तो उसका फिर कोई फायदा नहीं है। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जब डिप्लॉयमेंट होता है JNK में, मैं पूरी चीज नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको आउटलाइन बताऊंगा कैसे होता है। अलग अलग टीयर्स होते हैं। एग्जैक्टली। राइट ऑन दी LC लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर नॉर्मल इंडियन आर्मी के रेगुलर ट्रुप्स डिप्लॉय होते हैं। इनर लेवल के ऊपर द सेकेंड स्टेज ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ टीयर्स आर देयर। थर्ड स्टेज नीचे आता है, चौथा स्टेज में पुलिस और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय होते हैं।
मकसद ये होता है कि ये जो ग्रिड है डिप्लॉय किया हुआ है अलग अलग टीयर्स के अंदर, फेसेस में। हाँ, दुश्मन कहीं ना किसी ग्रिड में फंसेगा। अच्छा। कोशिश ये होता है कि उसको न्यूट्रलाइज किया जाए बिफोर वो फर्स्ट ईयर से अंदर घुसने की कोशिश करे। जिहादी जो है, एक सो कॉल्ड जिहादी आतंकवादी है, कोई जिहाद नहीं है, ये अपना पैसे के लिए घुसना चाहते हैं क्योंकि उसको प्रॉमिस किया होता है। और कई बार देखा है कि उनको बताया जाता है कि आपको इतना अमाउंट मिलेगा, आप घुसने से पहले, आप जब वापस आओगे तो बचा हुआ इतना पैसा मिलेगा। पाकिस्तान को पूरी तरह पता है कि जब बंदा इस तरफ आता है वो वन वे टिकट, बच के नहीं जा सकता, वापस नहीं जाएगा। हाँ। तो फॉल्स ये- प्रोमिसेस। हाँ, ये बेवकूफ सोचते हैं कि मैं वापस जाऊंगा तो मुझे इतना पैसा मिलेगा। जिहाद का कोई मकसद नहीं है, ये सिर्फ लाइवलीहुड है, पैसा बनाने का। इंट्रोडक्शन में मैं बता रहा था सर कि कुपवारा के हंदवारा डिस्ट्रिक्ट में इलाके में क्या हुआ। एक सबसे अहम सवाल जो जहन में है वो ये है कि क्या ऐसे लूप होल्स थे या क्या ऐसा रेडियो कम्युनिकेशन फेल हुआ सुनने में आया जिस वजह से ये लोग एक प्रकार से अपने आप को घिरे हुए पाए गए। तो इन लूप होल्स को हम कैसे ब्लॉक कर सकते हैं? दुरुस्त करें आप। हाँ। मैं इसको लूप होल ना कहूँगा, हाँ। इसको मैं सर्कमस्टेंशियल इफेक्ट्स कहूँगा। जैसे आपने कहा कि कम्युनिकेशन फेल हुआ, कम्युनिकेशन इसलिए फेल हुआ क्योंकि वहाँ रिसीव करने वाला कोई नहीं था उस समय। अच्छा। जब आप कहते हैं, जैसे हाँ। मुझे पता है, हाँ। हम लोगों को खबर जल्दी मिलती है हाँ। बनिस्बत बाहर के, तो मुझे खबर लगी थी कॉन्टैक्ट लॉस्ट 5 के साथ। फिर मुझे खबर मिली थी कि कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश्ड, मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब अगर कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ है मतलब हमारे कहीं ना कहीं बंदे- संपर्क है तो बंदे ठीक है। Right. पर ये नहीं हुआ था, बाद वो तो अगले दिन पता लगा कि कॉन्टैक्ट हुआ ही नहीं उसके बाद। और कॉन्टैक्ट कब हुआ? जब किसी एक आतंकवादी ने सलाम वालेकुम बोला वहां से, हाँ। और जब उसने बोला तब पता लगा कि अपना इक्विपमेंट किसी और के हाथ में है। लूप होल्स कहाँ पे होते हैं? लूप होल्स तब होते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है या हरकत नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेकिन आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क फैला हुआ है। फैला हुआ है। हाँ। और जैसे ये आरआर बटालियन है, 21 आरआर है, ये कई सालों से वहाँ डिप्लॉयड है, 1990 से डिप्लॉयड है। जी। इनका अपना ओन नेटवर्क है, इनका अपना ओन तरीका है, इनके इन्फॉर्मर्स हैं, इनके पेड इन्फॉर्मर्स भी हैं। ये सब मैं इसके आगे नहीं बोलूंगा। नहीं ये वी रिस्पेक्ट द सीक्रेट्स। आई मीन वन हैज टू मेंटेन दैट या सीक्रेसी, डेकोरम तो है। हाँ। इन्फॉर्मेशन था इसलिए एक्टिवेट हुआ गया। और ये आतंकवादी कायर है, इनको जानते हैं कि हिंदुस्तानी आर्म फोर्सेस सिविलियंस के ऊपर, औरतों के ऊपर और बच्चों के ऊपर हमला नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं। कई बार जब कई घरों में घुसे भी होते हैं तो पहले लेडीज को और बच्चों को सेग्रीगेट करके बाहर अलग करते हैं, उसके बाद ही मर्द लोगों से बातचीत करते हैं या उनको अरेस्ट करते हैं या उनको पकड़ा जाता है। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में जब हुआ हंदवारा में, चंगी मूला नाम की जगह थी वहाँ पे, जहाँ पर कि पता लगा कि ये 2 मिलिटेंट या टेररिस्ट वहाँ पे होल्ड है। हाँ। पहले 4 थे, अल्टीमेटली 2 ही थे, बिकॉज 2 आई बिलीव। हाँ। भाग अंधेरे का डाइग्रेस करना चाहूंगा। हाँ। कई बार ये भी खेल खेलते हैं हाँ। टेररिस्ट लोग अपने हैंडलर्स के साथ, हाँ। और बोल देंगे कि 2 निकल लिए, हाँ। होते 2 ही हैं, 2 ही होते हैं। हाँ। पर वो बताना अपने हैंडलर को बताने के लिए कि ये 2 निकल गए हैं तो हाँ। कुछ बच गए हैं। हो सकता है वो 4 के नाम से गए होंगे पैसा बनाने के लिए, हाँ। पर जाते 2 ही हैं। हाँ। तो कितने गए नहीं गए वो बात की बात है, लेकिन जब हम लोग उसको सर्च एंड कॉर्डन बोलते हैं, सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशंस, पूरा इलाका पहले कॉर्डन होता है, उसके बाद ही कार्रवाई होता है, सर्च होता है और कोई एंट्री करता है। तो इसमें पता लगा था कि तकरीबन 11 पीपल वर टेकन होस्टेज। 5 औरतें थी और 2 बच्चे थे, बाकी मर्द थे। तो जब पता लगा कि होस्टेज लिए हुए हैं, होस्टेज सिचुएशन में फायर करना या फायर फाइट करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज यू विल लूज योर ओन पीपल जो इनोसेंट है। मुझे कोई दुख नहीं है जब टेररिस्ट मरता है, मुझे दुख तब होता है जब अपने किथ एंड किन या गांव के लोग मरते हैं जो कि शांति प्रिय लोग हैं। तो उनको निकालने के लिए द कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा ही वॉलंटियर्ड, और मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा, ये लड़का ट्वाइस सेना मेडल गैलेंट्री अवार्ड ले चुका है। हाँ। जो मेरा सेना मेडल है वो डिस्टिंग्विश्ड सर्विस है, गैलेंट्री नहीं है। हाँ। किसी ऑफिसर को 2 बार गैलेंट्री अवार्ड मिलना ये कम नहीं है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब इस ऑफिसर ने अपना अपॉर्चुनिटी सीज किया है और एक्ट किया है। इतनी आसानी से नहीं मिलता है, कोई भी गैलेंट्री अवार्ड आसानी से नहीं मिलता जब तक कि कोई खास कार्रवाई नहीं हुआ। और ये लड़का उस लेवल का था, गार्ड्स बटालियन का लड़का है, उस यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर था। उसने खुद बोला मैं जाऊंगा क्योंकि होस्टेज क्राइसिस, जैसे हम कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। Absolutely. And it is a known fact in the entire world community today that the Indian Armed Forces officers
ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट। या मुझे एक वाकया याद है जब 1971 लड़ाई हुआ था और 90,000 पाकिस्तानी Troops. ट्रूप्स ने सरेंडर किया था, बहुत शर्म की बात है। तो एक सीनियर ऑफिसर जब बात कर रहा था किसी ग्रुप के साथ, पाकिस्तानी सोल्जर्स के साथ, तो एक सोल्जर ने खड़ा होकर बोला था कि साहब आप हमको आपके ऑफिसर्स देना, फिर हमें देखना। अच्छा, मतलब वो भी जानते हैं कि क्या कैलिबर ऑफिसर्स का क्या कैलिबर है। तो जब कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर सूद हाँ, और बाकी भी थे, हाँ, नायक राजेश कुमार था, लांस नायक दिनेश सिंह था, हाँ, और सब इंस्पेक्टर शकील, जैसा आपने बताया, हाँ, शकील काजी, हाँ, शकील अहमद काजी, हाँ, ये सब वहाँ पे गए थे। बट जब फायर फाइट होता है, आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, बिकॉज दुश्मन घर में छुपा होता है। ये लोग That's a sorry part of it. लोगों को पूरे को एक्सट्रीगेट भी किया। हाँ, पर जब फायर फाइट हुआ तो उस फायर फाइट में हमारे 5 शहीद हुए और वो दोनों टेररिस्ट मारे गए। ये बहुत दुखद है सर। दुखद है, हाँ। बट लेकिन बहुत गर्व की बात है कि हमारे ऑफिसर्स, हमारे जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और हमारे जवान हमेशा शौर्य का साथ देते हैं और आगे बढ़ के अपनी ड्यूटी करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात समझ में आ रही सर, आप जो बात कर रहे हो इसमें कि लोकल विलेजर्स का सपोर्ट कहीं ना कहीं मिलता है उनको, और इस वजह से उसका फ़ायदा उठा के इनकी हिम्मत बढ़ती है। और बट दे नो, एज यू टोल्ड, कि वो हमारे मिलिट्री के आगे, आर्मी के आगे टिक नहीं सकते। अच्छा, सपोर्ट भी दोनों है। हाँ, इट इज कोअर्सिव सपोर्ट आल्सो। हाँ। डर के मारे भी सपोर्ट देना सपोर्ट पड़ता है। हाँ, क्योंकि कई बार देखा गया हमने बाद में, जब ऑक्यूपाई किसी को पकड़ा है या हाँ। किसी को खत्म किया है, हाँ, तो बताते हैं कि ये आए थे और फिर वो धमकी देते हैं, या तो घर के लोगों को मारने के लिए, या लड़कियों का रेप करने के लिए, या ऐसी अलग घिनौनी हरकतें करने के लिए। इसकी वजह से डर के मारे इनको कोई चॉइस नहीं है। वो सोचते हैं कि अगर आज की रात में खाना खा के चला जाएगा, शायद मेरा परिवार बच जाएगा। मैं उनको उतना दोषी नहीं समझता हूँ, बट कई जगह ऐसा भी है, ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ की लोकल सपोर्ट बेस अवेलेबल है। अच्छा, जैसे आप देखें, मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल सर। जम्मू और कश्मीर ये 2 हिस्से डिस्टिंक्ट हैं। जो जम्मू के 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे पुंछ, राजौरी और डोडा, ये मुस्लिम बहुल है। जम्मू, कठुआ और उधमपुर ये हिंदू मुस्लिम हाँ। है। तो जम्मू में फिर भी ऑलमोस्ट 50-50% है 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जबकि जब कश्मीर में बात करोगे, उनके जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स है, कुपवाड़ा है, बारामूला है, बडगाम है, अनंतनाग है, पुलवामा है और श्रीनगर है, ये कम्प्लीटली मुस्लिम बहुल है। तो वो यू मीन टू से नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कश्मीर। मतलब जम्मू और कश्मीर। आयरनी देखिए, अभी तो शायद वो करेक्ट हो गया है, लद्दाख जो 67% ऑफ द लैंड इज लद्दाख, अभी तो अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया है, उसकी कोई गिनती नहीं है। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी देखिए, इट इज ऑलमोस्ट 135 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। यस, लद्दाख की कंपेयर करूं तो इट इज 2 पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब वास्ट डिफरेंस। और यहाँ पे क्लोज नेट है। धर्म के नाम पे लोगों को उकसाते हैं। कल हमने देखा कि रियाज नाइकू को खत्म किया, जो हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर था। इनका काम क्या होता है कि मोटिवेट करना, कोशिश करना, लोगों को अपनी तरफ खींचना, मिलिटेंट बनाने की कोशिश करना, क्योंकि अभी मिलिटेंट बेस खत्म हो रहा है। 21 RR जिसका कमांडिंग ऑफिसर आशुतोष थे, ट्रिपल सेंचुरियन बोलते हैं अपने आप। आज तक उन्होंने कम से कम 300 टेररिस्ट को खत्म किया है, सो कॉल्ड भेजा हुआ है जन्नत में, जहन्नुम में गए। वेरी सॉरी सर। सर, एक सवाल ये भी आता है कि आजकल टेक्नोलॉजी इतने एडवांस कर गई है, तो इस टेक्नोलॉजी को बॉर्डर मैनेजमेंट में कैसे लाया जा सकता है सो दैट यू आर मोर परफेक्ट एंड मोर ऑन द टारगेट? बिल्कुल सही है। टेक्नोलॉजी एक ऐसा टूल है जो कि फोर्स मल्टीप्लायर है। अल्टीमेटली ह्यूमन इंटेलिजेंस इज द बेस्ट इंटेलिजेंस, बिकॉज जब आदमी होता है वो इमीडिएट ऑब्जर्वेशन, सिंथेसिस, एनालिसिस एंड एक्शन कर सकता है। राइट। बट आदमी हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए सैटेलाइट्स हैं, सर्विलेंस डिवाइसेस हैं, इक्विपमेंट है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं। डू यू हैव रोबोट्स आल्सो सर? रोबोट्स डिप्लॉय होते हैं प्राइमरली फॉर एंटी माइन ऑपरेशंस। ओके, हाँ। आज की तारीख में रोबोट्स फॉर ऑब्जर्वेशन नहीं है। जो कैमराज हैं, जो डिप्लॉयमेंट है, जो ओवरलुकिंग कैमराज है, पेरिस्कोपिक कैमराज हैं, ये ऑलरेडी डिप्लॉयड है। रोबोट्स जनरली इस्तेमाल होते हैं जहां कर की नुकसान हो सकता है ह्यूमन बीइंग्स का, बिकॉज हथियार दोबारा बन सकता है। एक ट्रेंड आदमी, इंसान, जिसके पीछे कितने उसके रिश्तेदार होते हैं, बहुत, हाँ, वो दोबारा नहीं आ सकता। मैन कैन नेवर बी मेड, राइट। वेपन कैन बी मेड एनी टाइम।
ये आपका एक इंटेलिजेंस नेटवर्क है और उनके अपने अपने सोर्सेस होते हैं, तो इसको अपग्रेड कैसे किया जा सकता है सर, सो दैट यू आर मोर ऑन द टारगेट? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। पहले ज़माने में इंटेलिजेंस गैदरिंग वाज पर्सनल डोमेन। पुलिस वाला अपना काम करता था, जो आईबी वाला अपना काम करता था, मिलिट्री वाला मिलिट्री इंटेलिजेंस अपना काम करता था, और हर एक कोशिश करता था कि मैं इस इंटेलिजेंस पे ऐड करके मैं कैसे कार्रवाई करूं। वो चीज़ें अभी खत्म हो गई। अभी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है वहाँ पे, जो कि डेली ब्रीफिंग करते हैं और हर एक इंडिविजुअल एजेंसी अपने इनपुट्स पुट अप करते हैं। एक रॉ इंफॉर्मेशन से इंटेलिजेंस बनने के लिए लंबा प्रोसेस है। ओके, उसको कितना सही है, पॉसिबिलिटी कितना है, प्लॉसिबल है कि नहीं, किस सोर्स से वो इंफॉर्मेशन मिला है, उसका उस सोर्स का क्या रिकग्निशन है, उसका क्या स्टेटस है, उससे क्या मिल सकता है। मान लो पिक्चर में मिला कि हरकत हुआ है कुछ, वो किस डिप्लॉयमेंट में था, क्या वहां पे हरकत हो सकती है, क्या वो जानवर था या इंसान था, ये सब सोचने के बाद ही उस सोर्स रॉ इंफॉर्मेशन को इंटेलिजेंस किया जाता है और एक्शनेबल इंटेलिजेंस के ऊपर इमीडिएटली एक्टिविटी की जाती है। कई बार आप सुनते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसी बोलती है कि हमने वार्न किया था कि ऐसे होने वाला है और इंटेलिजेंस फेलियर हुआ इसलिए एक्टिविटी हुआ। ये सही नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि क्योंकि कई बार वो एक्टिविटी करने से पहले ही एक्टिविटी हो जाती है, जब तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है और एक्शन होता है। एक फिदायीन जो होता है उसको इंफॉर्मेशन या उसको नाम चाहिए, राइट। अगर वो किसी गेट के ऊपर जाके धमाका कर दे, नाम बड़ा होता है पर फायदा क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वो चाहता है कि धमाका इतना बड़ा हो कि नाम हो कि और हेडलाइंस बने, पुलिस हेडक्वार्टर गेट अटैक्ड, हुआ कुछ नहीं था। उसने आगे गाड़ी रैम कर दिया गेट के ऊपर, एक्सप्लोजिव था, वो बर्स्ट हो गया, खत्म हो गया, बट इट मेक्स न्यूज। सो जैसे इंटेलिजेंस कहा आपने, जितना भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो तमाम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होना चाहिए और इसके ऊपर बहुत जोर है। डीआरडीओ का साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, ऑफ द शेल्फ इक्विपमेंट खरीदा जाता है हर एक कमांड में, स्पेशली ईस्टर्न कमांड और नॉर्दर्न कमांड में। आर्मी कमांडर्स के पास पावर्स है, कितने करोड़ों का है मैं नहीं बताऊंगा, बट जिससे कि आर्मी कमांडर अपने लेवल के ऊपर सैंक्शन दे सकता है उस इक्विपमेंट को खरीदने के लिए। अच्छा, मतलब एटलीस्ट वो फैसिलिटी है अभी फिलहाल, जिस वजह से आप लोग वो पैसा काफ़ी तादाद में है। जी जी। ये तो बात हो गई सर इंटेलिजेंस नेटवर्क की। इंटेलिजेंस नेटवर्क के आगे भी हमें कुछ सोचना है, अभी से तैयारी करना फॉर फ्यूचर वॉर्स या फ्यूचर सिक्योरिटी, तो उस पर आप किन बातों को इम्पोर्टेंस दोगे? एब्सोल्युटली। अगर देश को प्रगति करना है, ये जो लड़ाई चलती है ब्रेड वर्सेस दी गन, कि खाना जरूरी है या हथियार जरूरी है, दोनों का एक गुड मिक्स बहुत जरूरी है। जब देश स्ट्रांग होगा तो दुश्मन हिम्मत नहीं करता। तो अगर डेटरेंस इज अ गुड डिफेंस। अच्छा, हिंदुस्तान में वी आर डिफेंस फोर्सेस, वी आर नॉट एग्रेसिव फोर्सेस। हम अपनी तरफ से कभी कार्रवाई नहीं करते हैं ऑफ एग्रेशन, ना कहीं पहल करते हैं, नहीं पहल करते हैं, बट जवाब जरूर देंगे कोई भी हो। वो 1962 के दिन लद गए, अभी वो दिन नहीं रहे। अभी द एंटायर वर्ल्ड नोज, कोई कोशिश नहीं करेगा हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने के लिए। बट डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ वेपनरी, डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ एम्युनिशन, डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बहुत जरूरी है जी। आगे आप देखेंगे जो साइबर डायमेंशन है वो बहुत जबरदस्त काम करेगा जी। और एक बट सर, एक सॉरी टू इंटरप्ट यू, Sorry. ये जो आपने कहा कि एक बहुत ज़बरदस्त फाइबर ऑप्टिक्स की वजह से हो रहा है, ये दुश्मन कंट्रीज़ के पास भी तो वो टेक्नोलॉजी डेवलप होगी बहुत बहुत ज़्यादा तादाद में है। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना में, मैं जानता हूँ और मैं बता सकता हूँ जो चाइना के बारे में है, तकरीबन एक 11 स्टोरी बिल्डिंग है, वो सिर्फ साइबर ऑपरेशन करते हैं, जिसमें कि आर्म फोर्सेस के लोग ही डिप्लॉयड है, सिविलियन साइंटिस्ट भी है। और उन्होंने जो क्लेम किया है कि अगर लड़ाई शुरू होती है तो हमें एक ट्रेन भी नहीं चलने देंगे, राइट। तो ये साइबर ऑपरेशंस बहुत जरूरी है। हम लोगों ने इसके ऊपर वॉर गेमिंग किया हुआ है और क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या इफेक्ट नहीं हो सकता है, और उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके ऊपर तमाम चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी प्लान्स रेडी है। राइट, दैट्स ग्रेट सर, द ग्रेट न्यूज़। आप 21 RR में वहाँ रेजिमेंट में आप ज्वाइन हो गए, आगे बढ़े। 21 RR के बारे में कुछ संक्षिप्त बताइए सर कि एग्जैक्टली क्या है।
मैं 21 RR में नहीं था, हाँ। बट मैं RR के बारे में बताना चाहता हूँ जी आपको। हाँ थोड़ा हिस्ट्री बताऊंगा, हाँ। फिर 21 RR के बारे में बात करूंगा। राइट RR ये राष्ट्रीय राइफल्स एनविसाज किया 1990 में। हम्म। जनरल BC जोशी चीफ थे उस समय। हम्म। देखा गया कि रेगुलर ट्रूप्स को डेली बेसिस के ऊपर एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में ना लगाया जाए, बिकॉज हमारा का बेसिक ड्यूटी है डिफेंस ऑफ द नेशनल बॉर्डर्स। उस समय RR बटालियंस को फॉर्म किया गया। उस समय 1990 में 6 बटालियन रेस की गई थी और 2 सेक्टर हेडक्वार्टर, जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर होता है उसको सेक्टर हेडक्वार्टर बोलते हैं, और इनको स्पेशली ट्रेन किया गया। नॉर्मल इन्फेंट्री बटालियन में 4 कंपनी होती है, RR बटालियन में 6 कंपनी होती है, और इनकी नफरी तकरीबन 1100 से लेके 1500 होती है। इसमें बेसिक एलिमेंट इन्फेंट्री का है। 75% जो जवान होते हैं वो इन्फेंट्री के होते हैं, अबाउट 10% सपोर्टिंग आर्म्स के होते हैं, और बचे हुए लॉजिस्टिक्स के होते हैं। इनका बेसिक मकसद है, इनका डिप्लॉयमेंट किया गया है बेसिकली टू फैसिलिटेट एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस, मतलब जो इंसर्जेंसी है या जो आतंकवादी है उनको खत्म करने के लिए। 21 RR उस इलाके में राइट फ्रॉम डे 1 है, और 21 RR का नाम इसलिए ज्यादा ऊपर है कि इनका एक पहले कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राजेंद्र चौहान, ये भी एज अ कमांडिंग ऑफिसर मारा गया था। और आज की तारीख में कर्नल आशुतोष शर्मा, कर्नल आशुतोष शर्मा, हाईएस्ट ट्रेडिशन ऑफ द इंडियन आर्मी है ये, टू लीड फ्रॉम द फ्रंट फॉर एन ऑफिसर। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं एज एन ऑफिसर मैं पीछे खड़ा रहूंगा, ये कभी नहीं होता। शर्म की बात है। शर्म की बात है। मतलब मैं तो जी नहीं पाऊंगा उसके बाद, अगर मैं किसी ऑपरेशन में पीछे रह गया। मैं तो चाहता हूँ, इसको मैं प्रूव करने के लिए बताता हूँ कि जब कर्नल आशुतोष शर्मा शहीद हुए हैं, तो वहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर नहीं है, 2IC है, वो टेक ओवर करेगा। हमारे यहाँ सिस्टम बहुत क्लियर है, बट एक कमांडिंग ऑफिसर होना बहुत जरूरी है। जिस कमांडिंग ऑफिसर ने आशुतोष शर्मा को हैंड ओवर किया था, ये उसका 2IC था, उसने वॉलंटियर किया है, वो शायद आज पहुंच गया होगा। वो हैंड ओवर करने के बाद मिस्टर सिंह नाम, GD सिंह नाम है उसका। वो दिल्ली में MO डायरेक्टरेट, मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में, जो कि सबसे एलीट डायरेक्टरेट है इंडियन आर्मी का, उसमें डिप्लॉयड था या उसमें ड्यूटी कर रहा था, उसने वॉलंटियर किया। इनफैक्ट 7 एक्स COs को पूछा गया था, नॉट 21 RR, अलग अलग RR के COs को, यूनिट्स कि आप जाना चाहते हैं। सबको 1 घंटे का टाइम दिया था, बिकॉज पोस्टिंग ऑर्डर निकालना था। मुझे बहुत गर्व है कि 7 के 7 कमांडिंग ऑफिसर ने बोला कि मैं जाऊंगा वापस। अप्लॉज फॉर देम सर। थैंक यू सर। जी। ये जज्बा और जुनून है। हाँ। मैं शायद अगर बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, बिल्कुल। पर मैं आज खुद जाने को तैयार हूँ, अगर मुझे डिप्लॉय करने के लिए। ग्रेट ऑफ यू सर, ग्रेट ऑफ यू सर। आपने इंडियन ज्योग्राफी के बारे में हम बात करेंगे, तो 3 साइड से ओशंस है और एक साइड से माउंटेन्स है, पेनिनसुला एरिया जिसको हम कहते हैं। तो विच वन बिकम्स द टफेस्ट? इंडिया, जैसे मैंने कहा, जैसे आपने कहा, हिंदुस्तान का ये जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ये ट्रेमेंडसली एडवांटेजेस है। आप कई जगह देखते हैं, फॉर एग्जांपल जो लैंडलॉक्ड एरियाज हैं, उनका बदकिस्मती देखो कि वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर कहीं जाना है तो he has to go through somebody else. If I have to use sea routes for my economics, I have that available. If I have to use land routes, I am available. If I have to go to my neighbors, easy access available. ये हिंदुस्तान की खुशकिस्मती है। हिंदुस्तान एक ही ऐसा देश है जहाँ पर कि अलग अलग टाइप के टेरेन्स में डिप्लॉयमेंट या कार्रवाई करने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट है, जंगल है, रिवराइन है, प्लेन्स है, माउंटेन्स है, हाई एल्टीट्यूड है, पासेस है। जो एक्सपीरियंस इंडियन आर्मी को मिलता है या इंडियन आर्म फोर्सेस को मिलता है, वेरिड रेंज है सर, एकदम वेरिड है। किसी देश में सिर्फ माउंटेन्स होंगे, किसी देश में सिर्फ डेजर्ट्स होंगे, किसी में सिर्फ प्लेन्स होंगे। यहाँ पे हर तरीके के डिप्लॉयमेंट और तैयारी करने के लिए। आपने कहा कि ये जो पेनिनसुलर एरिया है, एडवांटेज क्या है? ट्रिमेंडस एडवांटेज है। अप्रोचेबिलिटी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, आर अप्रोचेबिलिटी टू द आउटसाइड वर्ल्ड, दोनों अवेलेबल है। वो सी रूट हो, लैंड रूट हो, एयर रूट्स हो, राइट। हमें एक्सेस टू एवरीवेयर इज अवेलेबल। आई थिंक इंडिया इज ब्लेस्ड बाय इट्स लोकेशन एट प्लेस वेयर इट इज डिप्लॉयड। जी, बहुत ऊंची बात कही सर आपने, बिल्कुल। समय बीता जा रहा है, एक मैसेज अगर आपका मिल जाए इम्पोर्टेंट, आजकल के युवा वर्ग को खास कर लेकर। मैं तो इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैसेज दूँ किसी को, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि युवा वर्ग स्पेशली ये मत सोचो कि मेरे लिए देश ने क्या किया। हमेशा ये सोचो कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ।
अगर हर इंसान ये सोचे कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो हमारा हिंदुस्तान जहाँ पर है आज यहाँ से पता नहीं कहाँ पहुँचेगा और दोबारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाएगा। धन्यवाद। ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट एडवाइस एंड इट वाज अ नाइस सेशन अपना जो हुआ यहाँ पर। वी सल्यूट इंडियन आर्मी एंड प्रोफेसर अनिल बम अगेन वंस अगेन एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिस्टर शर्मा, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ बुलाया Thank you. और आपसे बात करने का मौका मिला। थैंक यू Thank you so much. थैंक यू।